दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग आपका एओसी की जीएस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में आप लोगों की जीएस की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें आज आपके 50 क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूं। और आपके जीएस में आप लोगों को पता है टोटल 50 क्वेश्चंस एओसी में आने वाले हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, ये जो आपकी क्लास है ये आपका जेसीओ के लिए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मी एजुकेशन हवलदार के लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा ये आपके अग्निवीर के लिए, ये आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए, आपका बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए, सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए, इन सारे एग्जाम को भी आपका ये कवर करेगी, क्योंकि आपका जीएस जो यहाँ पर है वही वहाँ पर भी है, कुछ इसमें चेंज नहीं होना है। बस हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपका 50 क्वेश्चंस एओसी में आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशन हवलदार में भी आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी और जगह आपको 25 देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग अपना सेकेंड सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ हमको, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, इसमें किन दो भारतीयों का नाम आता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। अच्छा, स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको मार्क दिख जाएगा, इसके अलावा फिर नहीं दिखेगा। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कि वर्ष 1921 में, अगर हम लोग बात करें वर्ष 1921 में क्या हुआ था कि 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोबरी में, यानी तत्कालीन अगर बात करें मांटगोबरी जिले में, यहाँ जो कि इसी का दूसरा नाम साहिवाल जिला भी है, ठीक है ना। और 1922 में बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, अगर हम लोग बात करें तो सिंध प्रांत के, जो कि आप लोगों को पता है ये सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है अभी, ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में और सिंधु नदी के दाहिने तट पर, अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हीं दो साइंटिस्ट ने, इन्हीं दो भारतीयों ने जो है इस चीज़ का खोज किया था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में अगर हम लोग बात करें किसका रोल है, तो राखाल दास बनर्जी और आपका दयाराम साहनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखिए जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान, मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो आपका जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा इसमें और क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से बार बार पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, तांबे का। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपना, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों में शामिल है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें उसकी सहायक नदियों में तो बनावली, अगर हम लोग बात करें तो बनावली। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जो ये बनावली है आपका, ये हरियाणा में स्थित है। ये बनावली हमारा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। और घग्गर उसकी सहायक नदियों की एक घाटी में स्थित है। जो घग्गर है ये इसकी एक सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। तो देखिए जो वृषभ की मुद्रा, वृषभ का मतलब होता है आपका बैल, यानी वृषभ का ही पर्यायवाची होता है बैल। अगर हम लोग वृषभ के बारे में बात करें कि वृषभ क्या है, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये बैल। अगर इसकी बात करें तो देखिए मोहनजोदड़ो, अगर इसकी बात करें जो ये स्थान है, यानी किस स्थान पर, तो ये मोहनजोदड़ो स्थान पर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी 1922 में, जब क्या हुआ था 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा उत्खनित वस्तुओं की एक मुहर मिली थी, जिस पर वृषभ कुबड़ वाले बैल की, यानी मैं आपको बताता कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली थी। ये वहीं से संबंधित है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। अब आपको बताना, देखिए ये सिंधु नदी है, सबसे पहले आपको पता है सिंधु नदी अगर बात करें भारत के जम्मू कश्मीर वगैरह में निकलती है, चीन में भी जाती है और पाकिस्तान में भी जाती है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अफगानिस्तान में नहीं जाती है। यानी अगर हम लोग बात करें तो ये अफगानिस्तान में नहीं जाती। अगर इसी पे बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में, अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी की जो लंबाई है करीब करीब 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है।
और इसका उद्गम, अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है तिब्बत से होता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग बहुत पूछता है, इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है, यानी इसका जो है तिब्बत से होता है, यानी तिब्बत के निकट मानसरोवर है, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह नदी दक्षिण के पाकिस्तान, ये जो नदी है कौन सी, सिंधु नदी, ये दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई जाकर के अरब सागर में गिरती है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए, भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको देखना है। देखो, पहला हमारा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, तीसरा हमारा दक्षिण पूर्वी भारत में। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। अगर भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियों की बात करें तो ये हमारा तीनों जगहों पर पाई जाती है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों जगहों पर पाई जाती है। इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर हम लोग इसमें देखें, जैसे कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले आपका ये है कि अगर हम लोग बात करें मांडा, तो देखिए आपका ये जो मांडा स्थान है ये आपका कहाँ पर है। अगर हम लोग बात करें तो मांडा स्थान जो है हमारा महाराष्ट्र में, एकदम ठीक बात है। अगर हम लोग बात करें कालीबंगा के बारे में, तो देखिए कालीबंगा हमारा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दयामाबाद, जो कि दयामाबाद हमारा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। यानी कि हमारा जो है यहाँ पर पूछ रखा हमसे कि आगे देखिए, अब पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अच्छा, अब आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों को और ध्यान देना है। मैं यहाँ पर और अच्छे से बताऊँगा कि जैसे मान लीजिए आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी, यानी ये क्वेश्चन की स्थिति दी हुई है। अब देखिए हम लोग करेक्ट आंसर निकालेंगे कि हमारा करेक्ट क्या है। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें मांडा, तो मांडा सही रूप से हम लोग देखें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। मांडा हमारा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अगर हम लोग बात करें कालीबंगा, तो देखो आप लोगों को मैंने कई बार बताया, कालीबंगा हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दयामाबाद, तो दयामाबाद हमारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दयामाबाद हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। यानी यहाँ पर देखें तो हमारे तीनों स्थितियाँ गलत हैं, तीनों के तीनों जो हमको दिए हैं, तीनों के तीनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा का जो ये स्थल है किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो दोस्तों ये आपका रावी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे अब। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। अब आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, ये गुजरात में है धौलावीरा, जो कि आप लोगों को मैंने बताया यूनेस्को का 40 यानी कि 40वीं नंबर की, ठीक है ना, ये यूनेस्को की 40वीं नंबर की धरोहर भी है। इसको भी आप लोग रखिएगा। और ये कौन सी है, धौलावीरा है, जो कि हमारा गुजरात में है। इसको भी आप रखिएगा कि हमारा कहाँ पे है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृत के संबंध में सही नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऐसा है जो हमारा राइट नहीं। देखिए, प्रवर गोदावरी नदी जोरवे संस्कृत की मूल क्षेत्र थी, एकदम ठीक बात है। जोरवे संस्कृत के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इमाम गांव, जोरवे और नेवासा है, एकदम ठीक बात है। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है, वहाँ पर साक्ष्य मिले भी हैं। व्यवहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियाँ अचानक उजाड़ हो गई, ये आपका गलत है। ऐसा कुछ नहीं था कि अचानक उजाड़ हो गई। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिए 1200 ईस्वी पूर्व, यानी अगर हम लोग बात करें 1200 ईस्वी पूर्व लगभग सभी ताम्र पाषाणी संस्कृत का लोप हो गया। केवल जोरवे संस्कृत ही जो है क्या थी, वो 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रही थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट हो जाएगा। ये देखो, ये तीनों जो स्टेटमेंट हमको दिए तीनों ठीक है, लेकिन इसमें पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, तो हमारा वो 4th नंबर स्टेटमेंट सही नहीं, यानी हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिमाणित होता है कैसी थी। अब देखिए, ये आपका धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। ये हमारा क्या थी, धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, हड़प्पा के
किन शहरों के संबंध में? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला देखिए, सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया। दूसरा इसके बाद हमको दिया हुआ है, एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। यानी अगर यहाँ पे पूछा है कि कौन सा से सही नहीं है, तो दोस्तों देखिए हमारा दोनों के दोनों बातें सही नहीं है। देखिए उस समय क्या हुआ करता था कि अगर उसमें हम लोग बात करें तो जो सड़कें होती थी वो हमेशा सीधी नहीं होती थी। एक बात एकदम जो है चीज़ें क्या है वहाँ पर सीधी नहीं होती थी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये हमेशा जो है क्या होता था, समकोण पर भी नहीं काटती थी, ठीक है ना। ये समकोण पर भी नहीं काटती थी। इसके अलावा जो अगर हम लोग बात करें एक साधारण विशेषता के रूप में हम लोग बात करें तो घरों और शहरों की ईंटों का औसत आकार लगभग एकदम समान हुआ करता था। लगभग एकदम समान होता नहीं, हमारा ऑप्शन दोनों ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है, ठीक है ना। हमसे पूछा है किस प्रमुख स्थल के समीप है। देखिए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी हड़प्पा स्थल कोडदुजी उस सभ्यता में मोहनजोदड़ो के नज़दीक था, मोहनजोदड़ो के समीप था। अगर इसकी बात करें तो ये 1955 की खुदाई में मिला था और इसके अलावा A.F. खान द्वारा इसकी करवाई गई थी। इसकी खुदाई जो है A.F. खान द्वारा करवाई गई थी, इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमारा कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से देखना है, पूरे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह उप महाद्वीपीय में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ठीक है, ये एकदम सही बात है। अगर बात करें इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, एकदम ठीक बात है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात प्रमाण मिलते हैं, ये तो एकदम गलत बात है, ये आपका ठीक नहीं है। निम्नलिखित इनमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, एकदम ठीक बात है। यानी आपके ये तीनों A, B और D स्टेटमेंट सही, लेकिन आपका जो है जो C ऑप्शन है आपका ठीक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों ये हमारी क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो उसमें लोह का कहाँ पर, उस पर कांस्य का ज़्यादा प्रयोग होता था। यानी कि हम लोग उस तरीके से बात करें तो कांस्य की मूर्तियाँ, पत्थर, इन सब चीज़ों से चीज़ें बनाई जाती थी। तो यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सूची दी हुई है, ठीक है, इसको हमको मैच करना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि सभी लोगों को दिखाई पड़े। देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग खुद से भी अपने मन में इसको करने का प्रयास भी करा करो कि देखिए धौलावीरा, तो देखिए धौलावीरा आपका कहाँ पर है, खादीर टापू, कच्छ, गुजरात, इसको भी आप रखिएगा। अगर हम लोग बात करें कादिर टापू, कच्छ, गुजरात, ये देखो यहाँ पर है। अगर हम लोग आपका बात करें राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी आपका आप लोगों को अभी मैंने बताया तो ये आपको पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। अगर वहीं बात करूंगा भिडराना या भिड़डाना की बात करेंगे तो देखो ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, हिसार, यानी ये भी हमारा देखने को मिलता है हरियाणा में। अगर भिड़ाना की बात करेंगे तो ये भी हमारा फतेहाबाद हरियाणा या हिसार हरियाणा देखने को हमको मिलेगा। तो यानी हमारा हो जाएगा हिसार हरियाणा में, इसको आप लोग रखिएगा। अब देखो भोगाओ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हमको देखने को मिलता है सौराष्ट्र में, ये हमारा देखने को मिलता है सौराष्ट्र में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के विषय में, हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी होती थी। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के विषय में, एकदम सही बात है, यही आपका एकदम राइट होगा। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे ना ही ताम्र के विषय में, तो एकदम गलत है। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और उसको प्रयोग मिलाते थे, ये भी आपका एकदम गलत है। यानी आपका खाली ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, यही आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेंगे जो हमारे आगे के। देखिए हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था, अरबों ने किया था, इसको आप याद रखिएगा। अरबों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसको आप याद रखिएगा, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ने इसकी रचना की थी। देखिए लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, सिक्का हो गया, विश्वतारा हो गया, अपाला हो गया, निवारी हो गया, ये सारी ऐसी विदुषीय स्त्रियाँ थी जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। यानी ये ऐसी स्त्रियाँ थी जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति की बात करें, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। बताइए 4 युग का जो क्रम है, अगर हम लोग दोस्तों उसकी बात करें तो आपको बताना है कि 4 युग का क्रम किस तरीके से, आप लोग भी अपना करिएगा और बताइएगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो कृत है। कृत के बाद हमारा आता है त्रेता, और त्रेता के बाद आता है द्वापर, और द्वापर के बाद हम लोग बात करें तो हमारा काली आता है। द्वापर के बाद हमारा क्या आता है? काली आता है। इसको आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? देखिए आपका जगन्नाथ पुरी का मंदिर है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ भी लेंगे कि ये जो है आपका जगन्नाथ मंदिर है, जो कि आपको पता है कि देवदासी संस्था के प्रसंग के रूप में, यानी देवदासी संस्था के प्रसंग के रूप में बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, आप लोगों को ये पता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए आपका ये पता है सिंधु नदी जो है आरंभिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इसका वेदों में और हमारे मतलब बहुत तरीके से हमारे जितने भी ग्रंथ उन सब में इसका जो है चर्चा आपको देखने को मिलती है, इसका जरूर उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? इन शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो शेष 3 के वर्ग का नहीं? इसमें आपका हो जाएगा कोश। इसमें आपका क्या हो जाएगा? कोश। जो आपका कोश शब्द है वो शेष 3 वर्ग का शब्द नहीं है। अगर बात करें तो कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता होगा कि जो कोश शब्द है इसको खजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी 3 का संबंध परिवार से, अगर बात करें ये चीज़ें जो है, जो कुल हो गया, वंश हो गया, गोत्र हो गया, आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें फैमिली से या परिवार से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। आर्य शब्द इंगित करता है, आपको बताना है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है। देखिए नृजाति समूह को, यगावरी जन को, श्रेष्ठ वंश को, देखिए हमारा जो है आर्य भाषा समूह को इंगित करता है। जो हमारा आर्य शब्द है ये दोस्तों हमारा भाषा समूह को इंगित करता है। और अगर हम लोग बात करें आर्य शब्द भाषाई समूह का एक व्यंजक भी है। जो आर्य शब्द है ये भाषाई समूह का एक व्यंजक भी है, भाषाई समूह का एक व्यंजक के रूप में भी हमको देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा एक ये व्यंजक के रूप में भी होता है। इसको एकदम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा समय पेन और थोड़ा पतला कर देता हूं ताकि अच्छे से लिखा है आपको, ठीक है ना। ये हमारा एक व्यंजक के रूप में भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप लोगों को पता होगा अथर्ववेद में। अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद में आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिलता है। जादू टोना ये सब चीज़ें जो है हमको कहाँ पर देखने को मिलती हैं? अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, यानी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? उनका प्रमुख धर्म क्या था? इसको याद रखिएगा, भाषा, प्रकृति या प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ उनका प्रमुख जो है धर्म था। यानी पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? उनकी प्रकृति थी कि पूजा करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ उनकी प्रकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अब। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को छोटा भी दिख सकता है, ये बहुत बार पूछा गया। देखिए आईएएस के प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे आपको दिक्कत भी हो सकती है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया है ऋग्वेद कालीन आर्य। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा से सही है? ये आपका सीडीएस में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, आईएएस में पूछा गया। इसके अलावा आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर मैं बात करूँ इसको ज़्यादातर आपके आर्मी एजुकेशन हवलदार में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन की जो है एओसी में पूछे जाने की संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा वहाँ पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसको लेकिन मैं अब यहाँ पे करवा देता हूँ। आ गया क्वेश्चन। तो ऋग्वेद कालीन आर्य कवच शिष्यर्थ हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है,
ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। मैंने आपको पहले बताया कि देखो लोहे का तो उस समय उल्लेख ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। देखो आप लोगों को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हो सकता है जब एग्जाम में जाओ तो कम समझ में आएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना है, जैसे हम लोग एनडीए सीरीज में करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लगा करके चीज़ों को हमको छांटना है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी बात करेंगे, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, और जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को पशु मानते थे, इस घाटी के लोग इसे पशु को जानते थे। ये बात भी आपकी सही है, नहीं कि फर्स्ट और थर्ड आपका ठीक हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा ही किया जाता था। अब आप लोगों को बताना है किसके द्वारा किया जाता था, तो ईरान के लोगों द्वारा इसका प्रयोग या इसके यज्ञीय अग्नि की प्रथा का प्रचलन जो है साक्ष्य ईरानी ग्रंथ जेंद अवस्था में, अगर हम लोग बात करें ये ईरानी ग्रंथ है जेंद अवस्था, ईरानी ग्रंथ है जेंद अवस्था, इसमें भी जो है इसके यानी कि किसका वैदिक आर्यों के भांति यज्ञ का जो है मिलता है, यानी कहाँ पर ईरान के लोगों में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संस्कृति का उद्गम किसमें खोजा गया। देखिए सामवेद में आप लोगों का खोजा गया था, ये चीज़ें हमको सामवेद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या यह अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है पास बैठना, इसका अर्थ होता है दोस्तों पाठ बैठना। ये बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया, बहुतों बार पूछा गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे, उनका नाम आपको पता है, बहुत आप लोगों ने रामायण वगैरह देखा, उनका नाम था अगस्त मुनि। अगस्त मुनि ने जो है इसको किया था, और जिन्हें अगतियार भी कहा जाता है, इन्हीं अगस्त मुनि को अगतियार भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अगस्त मुनि को हम लोग अगतियार के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना बात करेंगे। देखिए आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। आप लोगों को पता है आर्यों ने जो मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया है। अब बताइए देखिए उसमें से कौन सा नहीं, देखिए आश्रम, ये आश्रम जैसे आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। देखिए पहला क्या है हमारा ब्रह्मचर्य, आप सभी को पता होगा ब्रह्मचर्य। दूसरा हम लोग बात करेंगे गृहस्थ, और तीसरा हमारा क्या था वानप्रस्थ, और चौथा हमारा क्या था संन्यास। तो देखिए इस तरीके से ये था, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 में क्या था, जिन्होंने मानव को 100 वर्ष, यानी उस समय क्या था मानव को 100 वर्ष का मानते थे, उसकी आयु 100 वर्ष होगी। तो 25 वर्ष ये, 25 वर्ष ये, 25 वर्ष ये और 25 वर्ष लास्ट में ये, यानी 25 वर्ष आपको ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ में रहना है, फिर उसके बाद 25 वर्ष आपको वानप्रस्थ में, और अगले 25 वर्ष आपको संन्यास में रहना। इस तरीके से उन्होंने बांट रखा था। चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अपना, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। देखिए आपको बताना है कि किस विदुषी ने, देखिए वो विदुषी थी आपकी अपाला, अपाला थी, यानी याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहण उपनिषद में उल्लेखित है। इस संवाद में यह सत्यापित हो गया था कि जो याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी, यानी आपको क्या था याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। घोषायम अपाला विदुषियाँ भी थी जिन्होंने मतलब बताया था, वेद मंत्रों की उच्चारणा की थी, लेकिन अज्ञेय वात्सायन को जो चुनौती दिया था वो अपाला नामक ने दिया था, अपाला नामक विदुषी ने दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, आप लोगों को बताना है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमारा कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हमारा कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। अब अगला बात करेंगे हम लोग महाभाष्य। तो आप लोगों को देखना है कि महाभाष्य को किसने लिखा था, तो महाभाष्य को लिखा था पतंजलि ने। आप लोगों को पता है कि पतंजलि पीठ आपको भारत में अगर जो रहता है सबको पता पतंजलि के बारे में, ठीक है ना, जो कि आपको पता है इस समय उसके अध्यक्ष या उसके मेन तो बाबा रामदेव जी हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना लेंगे, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग शायद। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे बात करेंगे। आपका आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आपको देखिए क्या थी, जन्म पर, यानी ये जन्म पर ही हमारी क्या होती थी, आधारित हुआ करती थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अपने बात करेंगे। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, आप लोगों को पता होगा मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अपनी बात करेंगे। वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस
तथ्य से पुष्टि होता है कि इस तथ्य से हमको क्या पुष्टि होता है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरा बात करेंगे, अधिकांश युद्धों में गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी। और उपरोक्त सभी, अगर हम लोग बात करें उपरोक्त सभी, तो ये सारी की सारी बातें सही हैं हमारा, यानी क्या हो जाएगा उपरोक्त सही, हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या उपरोक्त सही, सारी बातें ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि देखिए अब इसमें बात करेंगे इसलिए वो सफल रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान होते थे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, ये भी एकदम ठीक बात नहीं है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, एकदम सही बात है, क्योंकि आपको पता है जब युद्ध वगैरह होता है वहाँ पे घोड़े जो है बहुत अच्छे से दौड़ते हैं और आप अपने शत्रु पर जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप उन पर बढ़त बना सकते हो। उपनिषदों का मुख्य विषय, यानी उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था, तो देखिए उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था आपका दर्शन। अगर हम लोग बात करें उपनिषदों का मुख्य विषय आपका क्या था दर्शन। अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, देखिए उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान था, यानी ये वैदिक साहित्य का क्या था अंतिम उपादान था, ये वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, अंतिम उपादान था आपका वैदिक साहित्य का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना लिखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। देखिए आप लोगों से बात किया जाएगा कि मोक्ष की चर्चा किसमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये आपका उपनिषद में देखने को मिलती है। मोक्ष के बारे में जो देखने को मिलता है वो उपनिषद में देखता है, ठीक है ना। उपनिषद में वास्तविक वैदिक दर्शन का भी साथ में नहीं, वास्तविक वैदिक दर्शन का भी आपको साक्ष्य देखने को मिलता है, किसमें वैदिक साहित्य में और इसके अलावा उपनिषद में। अगर हम लोग बात करें वैदिक साहित्य का जो भी मोक्ष की चर्चा की गई वो उपनिषद में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, नचिकेता के आख्यान का उल्लेख मिलता है, नचिकेता के आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है कठोपनिषद में, इसको आप लोग याद रखिएगा कठोपनिषद में। दोस्तों देखिए आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कुछ कठिन भी लग रहे होंगे, लेकिन आप लोग विश्वास करिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, बाकी तो सारे सिंपल क्वेश्चन तो आपको हर कोई करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम सही क्रम कौन सा है। अगर हम लोग बात करें वैदिक साहित्य का क्रम कौन सा, सबसे पहले देखिए वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर ब्राह्मण आता है, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आता है, इसको आप रखिएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद हमारा उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, आर्यों के संबंध का सूचक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप कुभाक्रमु, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों कुभाक्रमु का ये जो है हमारा एक सूचक है, यानी कुभाक्रमु में ये हमको सूचक के रूप में देखने को मिलता है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो है देखिए उत्तर वैदिक काल में, अगर हम लोग बात करें उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। उस समय किसको समझा जाता था, तो अंग मगध को क्या समझा जाता था आर्यों का। अगर हम लोग बात करें उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था किसको, अंग मगध को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे अपने, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। देखिए वंश परंपरागत, यानी कि इसको कहते हैं राजतंत्र, यानी वंश परंपरागत या फिर राजतंत्र प्रणाली जो है हमारी प्रचलित थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गायत्री मंत्र, देखिए बहुत पूछा गया, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए इसका जो चर्चा है, इसके बारे में जो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और ऋग्वेद में, इसके अलावा बात करूंगा गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, यह आपको ध्यान रखिएगा, ये जो है तृतीय मंडल में आपसे पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग अपने, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। देखिए इसमें आप लोग याद रखिएगा किसने प्रस्तुत किया था, तो वासुकी ने सबसे पहले अपने आप को मंथन यानी समुद्र मंथन हेतु सर्प के रूप में प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो देखिए इसका संबंध ऋग्वेद से है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, यानी जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो उस समय का जो अध्यापक था वो आपका उपाध्याय, उस समय का जो था वो उपाध्याय कहलाता था। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आप लोगों के सारे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आप लोगों के उसी एग्जाम के लिए सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाइए, जहाँ पर आपके इस सारे क्वेश्चन के PDF और इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।